यूनाइटेड नेशंस के जो अगर आप ये प्रोस्क्राइब्ड जो टेरर ग्रुप्स हैं, उसमें जैश-ए-मोहम्मद शामिल है। उसमें हिज़्बुल मुजाहिदीन के कुछ जो लीडर हैं, वो भी शामिल हैं। उसमें लश्कर-ए-तैयबा भी है, हरकतुल मुजाहिदीन भी है, जमात-उल-अहरार भी है और भी दीगर तंज़ीमें हैं। हिंदुस्तान अगर इस तरह के कोई काम कर रहा है, तो ये पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफ़िस को चाहिए कि वो वहाँ से भी कुछ ऐसी तंज़ीमों को बैन कराएँ, और जो ऐसे कोई काम करवा रहे हों। तो मैं तो देखें जी, बार-बार ये बात कहूँगा कि पाकिस्तान का तो आप भले ही जो मर्ज़ी कहें, मैं इंडिया की तरफ से भले ही अपनी कोई जो है दलील दूँ, लेकिन एक सच ये है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग अफ़गानिस्तान, इराक, सोमालिया के जो है बराबर में आती है। अगर पाकिस्तान का और इंडिया का ग्राफ कोई बहुत ज़्यादा कोई ये मैं ये नहीं कह रहा हमारा कोई टॉप 10 कंट्रीज़ में हमारी कोई रैंकिंग है। अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मामलात बेहतर होते या पाकिस्तान ने टेरर ग्रुप्स को कभी फंड नहीं किया होता या उनको कभी पाला नहीं होता, तो फिर ये दिन आज ना देखना पड़ता। अच्छा, आज जनरल मुशर्रफ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बयान मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जी ये हीरो है हमारे, ये हाफ़िज़ सईद है, ये मौलाना मसूद अज़हर है, ये हीरो है हमारे। जैश-ए-मोहम्मद हमने जो है इनको जो है हमने ट्रेन किया, हमने हमने लश्कर-ए-तैयबा को ट्रेन किया और हमने इनको जो है कश्मीर में भेजा और हम इस पर बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। और वो बात थोड़ी पुरानी हो गई, 10-12 साल पहले की है और अब बाद में अब उनको जो सज़ाएँ दी हैं, तो अब आप बेहतर पोज़ीशन में हैं जज करने के लिए कि इंडिया के जो पाकिस्तान को लेके कंसर्न्स हैं, उनमें कोई लेजिटिमेसी है या नहीं है। अगर लेजिटिमेसी नहीं है, तो फिर आपने खुद उनको सज़ाएँ दी हैं, एक तो बात हो गई ये। अच्छा, अब आगे की बात मैं ये कहूँगा कि क्या ये मुमकिन है? कम से कम मैंने अपने पाकिस्तान के दौरे में एक बात ज़रूर देखी कि अक्रॉस द बोर्ड जो वहाँ के जर्नलिस्ट हलकों में जिन लोगों से मुलाकात हुई, एजाज़ सैयद जैसे रोशन ख़याल जर्नलिस्ट हैं, उसके बाद चौधरी साहब आपसे भी मुलाकात हुई, परवेज़ हुद भाई साहब से, खालिद महमूद साहब से, शमशाद साहब से और बाकी जो सिविल सोसाइटी के मेंबरान हैं, सबसे बात करके मुझे एक ही बात समझ में आई कि यहाँ पर पीस के लिए एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उन लोगों को आगे आना चाहिए, उन्हें ये बात करनी चाहिए कि हाँ, इसमें कोई गुरेज़ नहीं है कि हमारा एक माज़ी रहा है, दहशतगर्द तंज़ीमों के साथ में, जिस पर हम कोई फ़ख्र महसूस नहीं करते और अब हमने पाकिस्तान के वेलफ़ेयर के लिए हमने उन सब लोगों से जान छुड़ा ली है। अभी हाल ही की बात है, कोई मोदी साहब के आने से पहले की बात नहीं बता रहा मैं, यही आज अफ़गान तालिबान जिसके ऊपर पाकिस्तान बमबारी कर रहा है, पिछले 3-4 महीने से, जब यही अफ़गान तालिबान काबुल में आए और बंदूक के ज़ोर पर आए, तो डीजीआईएसआई फैज़ हमीद साहब उस वक़्त के, वो वहाँ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन और वो चाय की चुस्कियाँ ले लेके लोगों को ये बावर करा रहे थे कि यहाँ सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि पहले जो तालिबान की हुकूमत थी, उनको लेजिटिमेसी पाकिस्तान ने ही दी थी। क्या ये कहना गलत है कि तालिबान को बनाने वाले आप ही थे? आपने बनाया, अब वो आप ही के बैकयार्ड में आके और देखें क्या कुछ कर रहे हैं। मैं दिल पर हाथ रख के कहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख़्वाहिश रखता हूँ और उसके लिए मेरे अपने मुल्क से पिछले हफ़्ते 10 दिनों में जो मुझे ट्रोलिंग की गई है, मुझे रत्ती भर इस बात का अफ़सोस नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को एक बहादुर नौजवान समझता हूँ कि मैं उन लोगों के आँख में आँख डाल के ये बात कह सकता हूँ कि हाँ भाई, अमन की हमें ज़रूरत है। हम हज़ार बार नाकाम होंगे, फिर भी हमें अमन की ज़रूरत है क्योंकि आखिरकार जाना हमने उसी जो है डायरेक्शन में है। लेकिन हम ये भी मैं ये बात भी कहता चलूँ, मैंने पाकिस्तान में भी कही, मैं यहाँ भी कहने के लिए तैयार हूँ, जहाँ आप कहें शमशाद साहब, मुझे सच बोलने की थोड़ी बीमारी है, तो मैं मीनार-ए-पाकिस्तान पे खड़ा होके अपनी बात कह दूँ, वो बात और है, उसके बाद में दुनिया से ही शायद मैं रुखसत हो जाऊँ। लेकिन मैं अपनी बात ज़रूर कह के जाऊँगा कि अफ़गान तालिबान को गुड तालिबान हमने नहीं कहा कभी। वो बात और है कि अब हम भी थोड़ा-सा उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। वो जो बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देते, हमारा उनसे क्या ताल्लुक? लेकिन ये है कि अफ़गान तालिबान को लेजिटिमेसी पहले आपने दी और पिछले 20 साल से मुसलसल ये बयानियाँ आपके मुल्क से सुनते आ रहे थे हम कि ये गुड तालिबान हैं, टीटीपी वाले बैड तालिबान हैं। बहरहाल 4 साल में आपको पता चल गया कि दोनों ही बैड हैं।
इनमें गुड नाम का तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, और दोनों के दोनों आइडियोलॉजिकल ब्रदर्स हैं, और दोनों के दोनों पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इमरान खान हिंदुस्तान के वजीर आजम नहीं थे, पाकिस्तान के वजीर आजम थे, जब उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे बैठ के और ये बयान दिया कि मैं अफगान कौम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं। तालिबान की आमद पर उनको मुबारकबाद दे रहे हैं आप। वो जिनके बारे में डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कह रहे थे कि ये तो इलेजिटिमेट हुकूमत है, ये तो आए बंदूक के जोर पे हैं, इनके पास कौन सा अवामी मैंडेट है। तो जिस अवामी मैंडेट की वो बात कर रहे हैं, तो ये तो आपकी हुकूमत ने तो तस्लीम कर लिया था एक तरह से। बहरहाल एक ऑफिशियल तौर पे अगर उनको कोई रिकग्निशन नहीं दी, तो ये भी कोई कम रिकग्निशन नहीं थी कि इनके लिए हम मुबारकबाद देते हैं। अगर पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर बावजूद एक इस्लामी मुल्क होने के आप वोटिंग के प्रोसेस में जा सकते हैं, क्या एक भी पाकिस्तान के वुज़रा ने या पाकिस्तान की हुकूमती नुमाइंदे ने, स्पोक्स पर्सन, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किसी ने भी ये कहा कि हम अफगान तालिबान को इलेक्शन के प्रोसेस में जाते हुए देखना चाहते हैं अफगानिस्तान में। हम चाहते हैं कि वो भी जो है इलेक्शन के प्रोसेस में आए, और अगर लोग उनको वोट देते हैं तो फिर 100 बार बिस्मिल्लाह है जी वो आए। लेकिन बंदूक के जोर पे जो अफगानिस्तान में आए, आपने उनका इस्तकबाल किया। जब उन्होंने आपको ही आंखें दिखानी शुरू कर दी, तब आपको ये ख्याल आया कि नहीं यार, ये बंदे तो हाथ से बाहर निकल गए हैं, हद से तजावुज कर गए हैं, इनको तो इनकी सही जगह पे इनको लाना पड़ेगा। तब आर्मी ऑपरेशन हुआ। तो मैं ये बार क्या मैं समझता हूँ। तो मैंने जिससे पहले कहा कि जितनी हम कुरेदेंगे चीजें, तो हम वी आर नॉट हेल्पिंग द पीस कॉज। ये बताऊं ना, जब आपने जिस तरीके से इतनी तफसील से बात की है, तो मेरी तवज्जो चली जाती है 2008 के वाक़े की। मैं आई वॉज प्रेजेंट इन न्यू हेवन या कहाँ किसी जगह था, प्रेसिडेंट उस वक्त एज ए कैंडिडेट, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, ओबामा वॉज एड्रेसिंग ए मीटिंग, और उसने वहाँ ये कहा था कि मेरी पहली ऑप्शन ये होगी, प्रेफरेंस होगी अगर इफ आई एम इलेक्टेड, कि मैं कश्मीर का मसला इंडिया पाकिस्तान का हल करवाऊंगा। क्योंकि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, पाकिस्तान हमारे लिए जो है ना मुसीबत, या अफगानिस्तान में वो रहेगा, हमें हेल्प नहीं दे सकेगा अफगानिस्तान में। अब आप सुनते जाइए जरा ये बात कि ये उसकी स्पीच थी, इंडिया में खलबली मच गई थी कि ये कश्मीर पे हल कराने जा रहा है अगर ये इलेक्ट हो गया। और तो उसको मुझे याद है कि मैं हज के लिए गया हुआ था उस वक्त, तो मैंने जब वहाँ न्यूज़ देखी कि मुंबई का मसला हुआ, तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि ये इंडिया ने करवाया है मुंबई का, बिकॉज इंडिया वॉज सो अपसेट विद ओबामा's थ्रेट टू सेटल कश्मीर प्रॉब्लम कि उन्होंने ओबामा की डिक्शनरी से के का वर्ड निकालना है, एंड दे सक्सीडेड। मैं बता दूं, मुंबई में ये मैंने हज के वक्त वहां ये कहा था, मेरे पास कोई ऐसा नहीं था सबूत, मेरा इमीडिएट रिएक्शन था, मैंने कहा कि मैं तो ओबामा की ये तकरीर सुनी थी, मैंने उसी दिन सोच लिया था कि इससे इंडिया विल बी टेरिबली अपसेट, और ये इंडिया ने करवाया है मुंबई। वो फिर हुआ यही कि मुंबई में ठीक है बंदे 100-150 मारे गए। देखें, बात सुन लीजिए, 9/11 itself was a false flag, it was engineered। 2-3 हजार बंदे मारे गए थे वहां, for what? Because Americans wanted to launch जिसको कहते हैं ना वॉर हिस्टेरिया था उस वक्त, उन्होंने मुस्लिम दुनिया के मुल्कों को अटैक करना था, और उसके बाद अफगानिस्तान हुआ, इराक हुआ, सीरिया हुआ, लिबिया हुआ। तो ये सब चीजें जस्टिफाई करने के लिए अमेरिका ने 9/11 स्टेज किया था। तो ये उसी तरह ये 8 का जो मसला था, उसमें जितने बंदे मारे गए, बेचारे इनोसेंट बंदे मारे गए, अब उसमें आप तो नाम जाहिर है कि वही लेंगे, हम तो कभी नाम भी नहीं हम तो सुनते उन लोगों का, तो हाफिज सईद या फलां हो सईद। तो मकसद मेरा कहने का है, जितनी बातें करेंगे
उतनी आप जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कुरेद रहे हैं। मैं क्या ये कह रहा पाकिस्तान की रियासत ने शमशाद साहब कभी ये माना है कि 9/11 वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? जी बिल्कुल, हम रियासत, मैं रियासतों की बात नहीं कर रहा, फिर वही बात, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑन बिहाफ ऑफ द रियासत। ये मुझसे मत पूछें कि रियासत ने ये किया यार, मैं कोई रियासत की बात नहीं कर रहा। ओसामा मैं बिन अब लादेन को ओसामा मैं बिन कह रहा लादेन हूँ को आप क्या कि समझते हैं कि वो क्या 90% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड नो दैट इट वाज ए फॉल्स फ्लैग। शमशाद इट साहब, वाज ए मैं ये पूछ रहा हूँ कि ओसामा बिन लादेन को आप क्या समझते Yehudi, हैं? Yehudis were part of it. Jews were part of it. This is the reality. ये मैं बता दूं, जो जी दुनिया है शकील ना वो यही साहब। जानती है कि वो हुआ। उसके बाद फिर देख लीजिए, क्योंकि देखें अमेरिका की हिस्ट्री है, जो वो जब से सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है उनको पहले सोवियत यूनियन को खत्म करना था। अब आप सुन लीजिए, सुनते जाइए। और द अमेरिकन न्यू, पहले उन्होंने कोशिश की थी अंग्रेजों को ये कह के कि डोंट डिवाइड इंडिया, बिकॉज दे वर लुकिंग एट इंडिया एज पार्टनर टू फाइट its wars in the region। लेकिन वो अंग्रेजों ने कहा कि हम तो जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने देख लिया कि ये अब पाकिस्तान एक ऐसा वल्नरेबल रियासत है, तो उसने पाकिस्तान को यूज किया, कोल्ड वॉर का बैटल ग्राउंड बनाया। हमारे जरिए से अमेरिका ने सोवियत यूनियन की ऊपर जहाज वहाज उड़वा के नक्शा कशी करवा ली, और जो सोवियत यूनियन का वाटरलू था उसके लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान सेलेक्ट कर लिया था, और अफगानिस्तान ला के उसको वहाँ 1973 में बादशाह को हटा के जगह बना दी, और वो सोवियत यूनियन वाज ड्रैग्ड, और वहां ला के, और अमेरिकन को ये पता था कि सोवियत यूनियन कैन बी डिफीटेड एंड डिसइंटेग्रेटेड ओनली विद इस्लामिक जिहाद। ये सुनते जाइए अब आप। अमेरिका में बाकायदा उसामा बिन लादेन की उसके साथी ला के वहां पब्लिश किए जाती थी इस्लामिक लिटरेचर, जिहादीज प्रोड्यूस करने के लिए। पाकिस्तान के रिलीजियस मदरसास वर कन्वर्टेड इनटू जिहादी इनक्यूबेटर्स, और वो उनके मदरसे सब चीजें, ये जो तालिबान थे दे वर मेड बाय द अमेरिकन्स। अमेरिकन्स ने ये क्रीचर पैदा किया था, बिल्कुल जिस तरह वो और जगह भी वो जादूगर बनाता था, वो जादूगर फिर उसी पे आ जाता था, मैं नाम भूल गया हूँ। तो मकसद है अमेरिका ने आके फिर जब ओबामा के बाद एक और जंग शुरू कर दी थी, दाइश पैदा किया है, वो अमेरिकन बनाते थे ये सब लोग। तो अमेरिका ने अपनी जंगें लड़ने के लिए ये सारी चीजें की थी। 9/11 वाज पार्ट ऑफ देयर पॉलिसी थी, जो, और इसराइल जो कुछ समझ लीजिए, चाहे इसराइल उनको आगे लगाया हुआ था या अमेरिका लगा, अमेरिका और इसराइल एक ही चीज है। तो ये 9/11 का ड्रामा था, रचाया गया था, जो जिससे खता कलामी दुनिया। के लिए माफी हो शमशाद साहब, एक सवाल आपसे पूछ लूं मैं, अगर अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर आके और इस्लामिक जिहाद का आगाज किया अफगानिस्तान के अंदर, तो आपके जो बड़े हैं, आपके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, जर्नैल हैं, बड़े अफसरान हैं, उन्होंने अपने बच्चों के हाथों में कलाशनिकोव क्यों दी? महज अमेरिका के कहने पर। क्या आपको इतना भी इदराक नहीं था कि ये नहीं, कलाशनिकोव कल्चर कल को जाके मुल्क के अंदर ही तबाही फेर देगा? तो किसी और की जंग के लिए, बात तो सुने सुने सर, बात तो सुने सुने, मेरी किसी बात। और की जंग के लिए आपने अपने आप को इस्तेमाल क्यों होने दिया? नहीं नहीं नहीं, वो बेसिस ऐसा है। तो कांग्रेस से मांगे थे, कांग्रेस से बेसिस मांगे थे। मैं आपको बता दूं, बरतानिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, लेकिन कांग्रेस ने आउटराइटली मना कर दिया। तो और पाकिस्तान ने तो बनने के बाद ही, राइट फ्रॉम डे वन, आपने यूज, अगर आप ना होने देते तो ना आपको आज ये दिन देखना पड़ता, और ना ही ये जो गन कल्चर है पाकिस्तान के अंदर आता। देखिए अब ये इस तरह अगर हम ये एक बहस में एंगेज होंगे ना, तो पाकिस्तान के मसले जो थे सिक्योरिटी के, दे एमिनेटेड फ्रॉम इंडिया थ्रेट। इंडिया की वजह से पाकिस्तान वाज ओब्लाइज्ड टू लुक फॉर असिस्टेंस फ्रॉम द अमेरिकन। और जो ये आप कह रहे हैं सोवियत यूनियन और जिहाद वाला हिस्सा, वो ज़ियाउल हक ने जिहाद लड़के पाकिस्तान को बचाया इस तरह। अदरवाइज अगर हम पाकिस्तान को ना बचाते, सोवियत यूनियन को ना रोकते, तो सोवियत यूनियन वुड हैव एंटर्ड द वार्म वाटर्स ऑफ पर्शियन गल्फ।
पाकिस्तान वुड हैव बीन द नेक्स्ट सेंट्रल एशियन स्टेट। तो ये तो एक बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट था जो पाकिस्तान ने अचीव किया था इन टर्म्स ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटी, कि उन्होंने सोवियत यूनियन को दीवार लगा दी थी। सोवियत यूनियन को खत्म करके बर्लिन की, यूरोप को भी फायदा हुआ, बर्लिन की दीवार गिरा दी, जर्मन यूनाइट कर दिया गया, तो यूरोप को बहुत बड़ा फायदा हुआ। लेकिन पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वो सारा जो क्लाशनिकोव कल्चर था, रेफ्यूजीज थे, वो सारा मलबा आज भी पाकिस्तान पर गिरा हुआ है। तो पाकिस्तान इज स्टिल पेइंग द प्राइस जो सोवियत यूनियन को तोड़ने की थी। तो ये मकसद, मैं कहता हूँ, ये बातें जितनी हम डिस्कस करते जाएंगे तो अपने आप को खामखा में उलझा रहे हैं, अपने दिमागों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, लोगों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। बेहतर ये है जस्ट रैप अप द पास्ट, फॉरगेट अबाउट द पास्ट। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ जितनी भी बातें होती हैं कि बातें, मैं आज ये बात चौधरी साहब आपकी वजह से मैं कर रहा हूँ, मैं वरना ऑनली शुरू में कह देता कि मैंने कोई बात नहीं करनी, लेकिन मुझे फिर जवाब देना पड़ा है। जो अरविंद ने बातें की हैं उनका जवाब देना पड़ा है। आई डिडंट वांट, मैं नहीं चाहता था टू एंगेज इन दिस बहस, मैं भी नहीं चाहता था। ये मेरी सोच के खिलाफ है। ये मेरी सोच ये है कि फॉरगेट अबाउट द पास्ट, और ये मसले जो पाकिस्तान और इंडिया के हैं इनको नया रूप देने की जरूरत है। बैठ के इनको पॉजिटिव चीजों पर फोकस करना है। जितनी मुद्दत्वा की बातें करेंगे, हिंदुत्व की बातें करेंगे, मसले उलझेंगे। शमशाद साहब, मोदी साहब हिंदुस्तान के मुंतखब नुमाइंदे हैं, लोगों के वोट लेकर आए हैं। बड़े अच्छा था, मैंने तो खुद कहा है कि ऐसा स्टेट्समैन था, मैं इतना इम्प्रेस हुआ था उससे, वो के पास होना जो है साथ हो, मैंने तो कहा अभी तो रीजन का फ्यूचर बदल देगा, लेकिन वो देखिए क्या। आप अगर, मैं मोदी साहब से मोदी, मैं एक्चुअली इस बारे में बात नहीं करूंगा। शमशाद साहब, ठीक है, नई बात करेंगे। अगर आप चाहें, मैं मोदी साहब से खुद दिल्ली में जाके जाती तौर पे मिलने की एक दरखास्त देके पाकिस्तान की तरफ से बात कर सकता हूं। आप क्या समझते हैं कि जो इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उन्हें लेके पाकिस्तान ने क्या गारंटी दे सकता है? प्लीज थोड़ा सा इस पे बताएं। यार आप क्या बातें कर रहे हैं, मुझे बताइए। हम यहाँ अफसाने नहीं बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ फिक्शंस। ये फिर अगर फिक्शंस में चले गए, कोई चीज रियलिटी की नहीं इमर्ज करेगी। अब क्यों ये बातें ला रहे हैं, मोदी से पूछें, ये फलां से पूछें। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अगर मोदी साहब को, अगर मैं पाकिस्तान की तरफ से, आपने शायद मेरा सवाल सुना नहीं। वो छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं कि जो कुछ भी है ये फॉल्स फ्लैग्स नहीं है, सच्चे फ्लैग से थ्रेट्स थी। पाकिस्तान को हमेशा इंडिया की तरफ से थ्रेट है, बिल्कुल थ्रेट है। और इंडिया समझता है कि टेररिज्म पाकिस्तान करा रहा है, पाकिस्तान कहता है कि टेररिज्म वो करवा रहा है। सारी, अब तो नाम भी हिंदुस्तानी दिए हुए, जो खरूज वरूज के नाम है, वो सारे जितना पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा है वो इंडिया करा रहा है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ये पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी है। तो फिर वही बात आ जाती है कि क्या हमने रियासतों को लड़ाना है या रियासतों के दरमियान पीस की बात करनी है। तो प्लीज चौधरी साहब, नाउ हैव this discussion come to an end. I will not talk about this any longer. बस। अच्छा सर, मेरा तो ख्याल ये है कि जो भी हमारे हैं कंटेंशियस इश्यूज, उस पर बात होनी चाहिए, फ्रैंकली बात होनी चाहिए। झगड़ों की बात तो बात नहीं बनेगी ना कि पाकिस्तान ने ये किया, इंडिया ने ये किया। अरे भी मैं इस पर्पस के लिए नहीं बैठता कभी भी किसी मीटिंग में। आई डोंट वांट टू डिस्कस दीस थिंग्स। मैं सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के जो वाइटल इंटरेस्ट हैं वो मैं जरूर डिफेंड करूंगा। वो डिफेंड मैंने अभी बता दिया इनको, क्या जो कुछ इंडिया करता रहा है वो फॉल्स फ्लैग्स नहीं थे। यानी जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ है या श्रीनगर की असेंबली में हुआ, वो रियलिटी थी। तो ये चीजें चलती आई हैं। मसले अगर हम उन पे ही फंसे रहे तो फिर अमन की बात ही ना कीजिए, बंद करें ये अमन का ड्रामा जो है। एक छोटा सा सवाल शमशाद साहब ले लें। हो सकता है कि मैंने पढ़ा ना हो, तो जब से पाकिस्तान वजूद में आया है तब से इंडिया की तरफ से ऐसे कौन से इकदामात लिए गए जिनके चलते आपको
अपनी सिक्योरिटी को लेके इतने ज़्यादा कंसर्न्स हो गए, मसलन इंडिया ने आपके ऊपर कोई हमले किए हो उस दौरान, ताकि फिर तो बात बनती है कि जी बहुत बहुत देखिए, अगर आप अब ये पूछना ही चाहते हैं, पहले तो कश्मीर को काबू किया है, ये गलत था, इलीगैलिटी है, यूनाइटेड नेशंस ने अब तक वो मसला रखा हुआ है। इसी तरह जूनागढ़ की, हैदराबाद की रियासत, चौधरी साहब आप बात करें। ये इस किस्म की वो रियासतें जो इंडिया ने ली हैं अगेंस्ट द फार्मूला जो पार्टीशन का था, वो बुनियादी तौर पे पार्टीशन का सारा सिलसिला इंडिया ने वायलेट किया हुआ है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। कश्मीर का सारा रास्ता लेके वहां पे वो कॉरिडोर बना के मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेके वो सारी चीजें इंडिया ने की है, बिल्कुल तोड़ा, हर चीज इंडिया ने गलत की थी पार्टीशन को। तो बातें तो दुरुस्त हैं, बस मसला ये है कि हम उनमें उलझे रहेंगे। आप अगर नौजवान हैं, आपको नहीं पता, तो यू आर लर्निंग दीज थिंग्स क्या टू फर्दर कन्फ्लैग्रेट द होल प्रॉब्लम, या आप मसला क्या हल चाहते हैं। मैं मसले के हल की खातर आज इस आपकी मीटिंग में आया, मैं बिल्कुल कोई इन ए वे आई वुड लाइक टू डिसोशिएट माई सेल्फ, जो बात की डिस्कशन है इससे बेशक आप खत्म कर दीजिए प्लीज, मैं नहीं चाहता अपने आप को एसोसिएट करना है। अच्छा सर, बात यह है कि मेरा ख्याल है हमें जितने भी तल्ख बातें हैं, हम चूंकि गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो करनी चाहिए ताकि अवाम को पता चले कि हमारा माजी क्या है, उससे हम क्या सीख सकते हैं। उसको एजुकेट करना भी तो जरूरी है ना। वो बातें करनी, लेकिन ये जितनी लंबी बहस हुई है ये गलत हुई है, ये मैं बता दूं, ये भी गलत है, क्योंकि ये हमारी फलसफे के खिलाफ है। जो हम अमन की बात करते हैं तो तमाशा है वो फिर अमन जिसकी बात कर रहे हैं, जिसकी बातें हम कर रहे हैं, ये वही जो आके लगे रहते हैं, जो गंद डालते हैं रिलेशंस में, ये वही बात उधर आ गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ है, सच्ची बात है अरविंद, आपकी बातों से। अच्छा अरविंद, मेरा माफ करें अगर आपको ऐसा महसूस हुआ है मेरी बातों से कि मैंने कोई दिल आपकी आजारी की है, ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं था। ये चीजें नहीं है, देखें आपको पता है कि मैं इस वक्त जो मेरी सारी अप्रोच है, जब से मैं रिटायरमेंट के बाद काम कर रहा हूँ, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, मेरे ये पोस्ट रिटायरमेंट बातें मैं कर रहा हूँ। आप रिटायरमेंट से पहले भी मैंने हमेशा इंडिया पाकिस्तान पीस की बातें की हैं और अकम्प्लिश भी की है। मेरे ख्याल से देखिए इन चीजों के लिए आप मुझे उलझा रहे हैं उल्टी बातों में। नहीं। शमशाद साहब जहां इख्तिलाफ है, मैं इन चीजों में कभी पढ़ता नहीं हूँ। You should not have involved me in this debate. मैं ये कह रहा हूँ कि शमशाद साहब फॉल्स फ्लैग की बात आपने की, तब ये थोड़ी सी बात हो गई। इंसिस्ट करूंगा कि ये बातें दुरुस्त हैं। मैंने कहा ना कि फॉल्स फ्लैग 9/11 वाज फॉल्स फ्लैग, इट वाज इंजीनियर्ड। बिल्कुल कश्मीर के हवाले से आपको थोड़ी बात कर लें, लिखा हुआ सर्टिफिकेट तो नहीं है ना, बट आई स्ट्रांगली बिलीव, और ये फॉल्स फ्लैग था जो दिल्ली, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ शमशाद साहब, यकीन माने जो असेंबली पे अटैक हुआ, ये ट्रेनों पे अटैक होते थे, वो रियलिटी, हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत कुछ सीखा है आपसे। रियलिटी को क्यों आप डिनाई कर रहे हैं चीजें। वो जो ट्रेनों पे हमले होते थे, तो काबुल में हमला इंडियन एम्बेसी पे करवाया गया, तो मकसद है कि ये चीजें हुई हैं इन द पास्ट। अगर ये सारे फॉल्स फ्लैग थे तो आपको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट में क्यों डाला गया सालों साल तक? वो छोड़ दीजिए यार, ये आप फिर वही बातें कर रहे थे। दिस डिबेट, अच्छा कश्मीर के हवाले से चौधरी साहब प्लीज। मैं बिल्कुल और कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगा, आप खत्म करेंगे इसको बस, ठीक है। शमशाद साहब, कश्मीर पे अगर हम ब्रीफली बात कर लें, आपके ख्याल में रियलिस्टिक सोल्यूशन क्या है कश्मीर का? क्योंकि सारी बात जो है ना वो कश्मीर पे आके अटक जाती है, क्योंकि कुछ लोग शायद ये बात करते हैं कि जी स्टेटस को एक्सेप्ट किए बगैर कोई रियलिस्टिक हल नहीं है, आइडियल हल बहुत बे होंगे, तो क्या आपके ख्याल में स्टेटस को हल वही है जो यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि लेट द पीपल ऑफ कश्मीर डिसाइड। किसी ने और नहीं फैसला करना, पीपल ऑफ कश्मीर विल डिसाइड कि क्या हल है। बस इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, यूएन रेजोल्यूशंस के बारे में अरविंद आप क्या कहते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं। यूएन रेजोल्यूशंस के बारे में मैं ये कहूंगा कि अप्रैल 1948 का जो आर्टिकल 47 है रेजोल्यूशन, जिसकी बात पाकिस्तान बार बार उठाता है कि जी इंडिया ने प्लेबिसाइट का हमसे वादा किया था, जो उन्होंने आज तक मुकम्मल नहीं किया है,
तो उसके अंदर तो आप जाके पढ़ सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे चले जाएं और आपको उसमें ये चीज़ बिल्कुल वाज़े नज़र आएगी कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने साइन किया है और ये माना है कि ये स्टेप्स हैं। तो 3 स्टेप्स थे। पहला स्टेप ये था कि प्लेबिसाइट होने से पहले पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करेगा और अपनी आर्मी और अपने वहाँ पे नॉन जो कश्मीरी पॉपुलेशन है उनको विड्रॉ करेगा। इंडिया भी अपनी बल्क ऑफ द फोर्सेस को विड्रॉ करेगा और उसके बाद में थोड़ी बहुत फोर्स वो रखेगा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सिंस इंडिया इज द एप्लीकेंट इन दिस इन दिस इशू। और उसके बाद में प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होके और फिर बात आगे बढ़नी थी। पाकिस्तान ने वो पहली जो शिक है उसको ही कभी आज तक कंप्लीट नहीं किया। तो फिर ये बात कह देना कि जी आप जो है वो प्लेबिसाइट कराएं और फिर एक के बाद एक, अगर आप चाहें तो अब वक्त कम है, वरना आप यूनाइटेड नेशंस के सारे रेजोल्यूशन उठा के देख लें और उसके बाद ये मामला जब जो है 71 के बाद में बायलैटरल इशू हो गया तो फिर इसमें तो गुंजाइश रही ही नहीं कि किसी तीसरे की कोई मदाखलत हो। उसके बाद लाहौर में जो पूरा का पूरा एक अमन का जो मसौदा है, जो शमशाद साहब जैसे लोगों ने ड्राफ्ट किया, उसी को ही कोफी अन्नान साहब ने 2001 में अपने साउथ एशिया के टूर में आके और रीइटरेट किया और ये कहा कि इंडिया पाकिस्तान को चाहिए कि वो वापस जाएं लाहौर डिक्लेरेशन की स्पिरिट में और जाके और फिर अपने जो उनके दरमियान जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उनका हल निकालें। तो जब हम बात लाहौर डिक्लेरेशन की कर रहे हैं तो वो आखिरी हमारे दरमियान कोई एग्रीमेंट है कि जिसके अंदर हमने कोई रोड मैप दिया है इस मसले के हल का। तो फिर हम उससे भी कोई 70 साल पहले जाके और कोई ऐसा कोई प्रपोजल दें तो ये तो एक किस्म की ये कहें कि विशफुल थिंकिंग ही है। मैं ये समझता हूँ बड़ी जो है नादानी के साथ में, हो सकता है बहुत सारे लोग कहें कि तुम्हें इल्म ही नहीं है कि तुम क्या बात कर रहे हो, लेकिन एक रियलिस्टिक बात मैं करने जा रहा हूं वो ये है कि हमने जंगें करके देख ली ना, 1 इंच टेरिटरी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जिसको हम पीओके कहते हैं उसकी हम ले सके हैं, ना आप ले सके हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि इस स्टेटस को बरकरार रख के हम अपने मामलात को तय करें, कैसे ना कैसे आवाम को रिलीफ दें। दोनों तरफ फैमिलीज डिवाइडेड हैं, उन्हें मिलने का मौका दिया जाए, उनके दरमियान जो है आना जाना आसान हो, ट्रेड भी हो, इंडिया पाकिस्तान के भी दरमियान ट्रेड हो, पीपल टू पीपल कनेक्शन हो, वीजे खोले जाएं, लोगों को कल्चरल टूरिज्म से लेके रिलीजियस टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म सब की गुंजाइश हो, एकेडमिक एक्सचेंज हो हमारी यूनिवर्सिटियों के, बल्कि मैं तो स्कूलों के जो दरमियान भी ऐसे प्रोग्राम को रखना चाहता हूं। आखिर में ये भी कहूंगा कि देखें, मुझे कम से कम ये चीज नजर आई है पाकिस्तान में कि आज सिविल सोसाइटी के अंदर कोई एपेटाइट नहीं बचा है दहशतगर्दी को लेके। द एज ऑफ जिहाद इज ओवर, द एज ऑफ वॉर्स इज ओवर। अब इस खित्ते के अंदर कोई नई जंग नहीं लगने वाली कि जिसके चलते पाकिस्तान को कोई डॉलर्स मिल जाएं। जो होना था वो हो गया। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपनी मईशत को सुधारे और इंडिया की जो मईशत है उसको भी बूस्ट मिलेगा अगर इस रीजन के अंदर अमन होगा। और उसके लिए एक सिंगल प्री रेक्विजिट है कि हम अपने मामलात को बैठ के जैसे तैसे हो उनको हल करें। अगर बॉर्डर जो हैं वो हमारे इतने ज्यादा आसान हो जाएं आर पार जाना, तो फिर क्या कश्मीर और क्या पंजाब और क्या सिंध और राजस्थान। मैं तो कहता हूं हर जगह पे लोगों को मिलने दिया जाए, बस ना कोई आप दहशतगर्दी का इल्जाम लगाएं हमारे ऊपर, ना हम कोई दहशतगर्दी का इल्जाम लगाएं आपके ऊपर। हम ये कहें कि हमारी टेररिज्म को लेके जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हो, जॉइंट टेररिज्म के का कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद हो कि हम मिल के दहशतगर्दों के खिलाफ कोई जो है जंग लड़ सकें। क्योंकि दहशतगर्दी भले ही चाहे वो बलूचिस्तान में हो या कश्मीर में हो या कहीं पर भी हो, उससे आम लोगों का, सिविलियंस का ही खून बहता है और बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। तो मैं तो कंडेम करता हूं हर तरह की दहशतगर्दी को, फिर वो चाहे किसी एक जो है तंजीम की हो या किसी रियासत की स्पॉन्सर्ड हो या किसी एक फर्दे वाहिद की हो। टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स नीड्स टू बी कंडेम्ड। मैं ये भी कहूंगा
हिंदुस्तान की हुकूमत को कि कोई ऐसा अमल हो, शुरू हो हमारे दरमियान जिसके चलते हम अपने सारे मामलात हल कर दें। पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ लोग बसते हैं, जिंदा लोग बसते हैं। मैं कहता हूं 10 से 20 हजार कोई दहशतगर्द होंगे, अगर हैं भी तो चले। एक बड़े से बड़ा फिगर दे देते हैं कि जी 20,000 दहशतगर्द हैं। उन 20,000 दहशतगर्दों की सजा पाकिस्तान में रहने वाले जो 25 करोड़ आवाम हैं उनको तो नहीं दी जा सकती। उन्हें भी जिंदगी जीने के लिए पानी की भी जरूरत है, सांस की भी जरूरत है। हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। हमें तो जॉइंट मैकेनिज्म क्लाइमेट चेंज को लेके बनाना चाहिए आने वाले वक्त में, ताकि हमारी लड़ाई उस तरफ है कि हाँ भाई, इस रीजन के अंदर ये जो दरिया अगर कल को सूखे, इनमें पानी नहीं आया तो हम खाएंगे क्या? तो हम तो क्लाइमेट रेफ्यूजीज होने वाले हैं अगले 50-60 सालों के अंदर। आज से कोई कोशिश करेंगे तब जाके कोई आगे बात बनेगी। ना तो पीने के लिए पानी मैसर है, ना साफ हवा में सांस ले सकते हैं। हमारे बड़े बड़े शहर चोक कर जाते हैं जैसे ही जो है ना, ये जो क्या कहते हैं, सर्दी आनी शुरू होती है। तो हमें तो एक जॉइंट मैकेनिज्म जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर बना लें कम से कम, क्योंकि जो हवा है वो तो भाई कोई बॉर्डर देख के तो नहीं पार होती, दरिया बॉर्डर देख के तो नहीं जाता। तो मैं तो एक बड़ी पॉजिटिव उम्मीद रखने वाला शख्स हूं। अगर कोई तलखी हो भी गई हो मेरी तरफ से, शमशाद साहब मेरे वालिद की तरह हैं, मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं इनसे माफी मांगता हूं। मेरा मेरा इरादा इनका दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि अगर कोई तलखी हो भी जाए तो हम 1 घंटे 2 घंटे के बाद में कितना एक दूसरे से शिकवा करेंगे। फिर बाद में बीच में ही उठ के कोई कहेगा चलो यार बहुत तलखियां हो गई, आओ कोई मुस्बत पैगाम दे के जाएं यहां से। तो तमाम तलखियों के बावजूद मैं तो मुस्बत पैगाम देना चाहता हूं। और हम जब मिलके बैठेंगे, भले ही चाहे इस प्लेटफॉर्म पर बैठें या ओपी शाह साहब हमें दावत दें वहां बैठें, हम अपने दिल की बात करें और तमाम अपने जो भी तहफुजात हैं उनको टेबल पे रखें जरूर, क्योंकि उनको रखेंगे तो उन पे बात होगी। कड़वाहट एक एक अरसे के बाद में हमारे अंदर से भी निकल जाएगी। मैं यकीन दिलाता हूं आपको अपनी तरफ से शमशाद साहब, मैंने जब ये बात कही, और मैं ये फिर से इस बात को जो है यहाँ पे दोहराने के लिए तैयार हूं कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त पाकिस्तान में गुजारा है। मुझे कम से कम उस सिविल सोसाइटी को देख के ये यकीन नहीं हुआ कि यार यहाँ पे कोई दहशतगर्द भी रहते हैं। लेकिन एक मुआशरे में सारे लोग अच्छे हों ऐसा भी नहीं होता। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं। एक खानदान के अंदर आपको नजर आ जाते हैं। मुल्क तो बहुत बड़ी चीज है। तो देखें, वो जो भी आपके कंसर्न्स हैं आप भी उनको रखें, हम भी रखें, और एक ग्लोबल परसेप्शन रखने की कोशिश करें। पाकिस्तान में शायद आपकी बात को तकवीयत मिले कि 9/11 एक इनसाइड जॉब थी, लेकिन आलमी सतह पर इस बात को अगर हम करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया हमें संजीदगी से लेगी। तो बात को मैं यहीं खत्म करूंगा इस उम्मीद के साथ में कि बावजूद इन तलखियों के हमारे दरमियान ये सुलह का, मुफाहमत का जो अमल है, ये बदस्तूर जारी रहना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ बैठ के गिले शिकवे भी करें, लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार भी करना चाहिए। मुझे आप दोनों से बेइंतहा मोहब्बत है। शायद इसी वजह से मैं रात के 2-2:30 बजे तक जो है उस फोरम में बैठा रहा आप सबको सुनने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शमशाद साहब, 1-2 चीजें मैं क्विकली कहना चाह रहा हूँ। सर, जूनागढ़ पे ना एम्बेसडर शाहिद अमीन, आप उनको जानते होंगे, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई। उन्होंने किताब लिखी थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी फॉरेन पॉलिसी पे। तो उन्होंने उसमें कहा कि जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल करना पाकिस्तान की गलती थी, इससे हमारा केस जो था कश्मीर पे इरोड हो गया। और सर, एजी नूरानी जो एक लीडिंग अथॉरिटी थे कश्मीर पे, उनकी किताब है द कश्मीर डिस्प्यूट, 2014 में वो कराची यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी, और उसमें पाकिस्तान में भी रिव्यूज आ चुके हैं। तो उन्होंने ये कहा कि नवंबर 47 में जब माउंट बैटन आए लाहौर, तो उन्होंने अमंग अदर थिंग्स ये पेशकश की कि मैं सरदार पटेल की ये ऑफर लाया हूं आपके लिए कि आप हैदराबाद दक्कन से दस्तबरदार हो जाएं, वहां दखल अंदाजी ना करें और कश्मीर ले लें। और सर, ये वो बात है जो सरदार शौकत हयात ने लिखी है, जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे उस वक्त, और चौधरी मोहम्मद अली जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने लिखी है। फिरोज खान नून ने ये बात लिखी है, और सरदार इब्राहिम जो एजेके के पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी किताब जो कश्मीर सागा उसमें ये बात लिखी है। तो आप इन चीजों को कैसे देखते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं? देखिए, वो हर एक की अपनी अपनी सोच है, और मैं उस सोच पे इंडिविजुअली कोई तबसरा नहीं करना चाहूँगा।
अलबत्ता ये आज की जो एक्सचेंज हमारी हुई है उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरी सिर्फ फोकस है इस वक्त अमन पे। मैं जो नेगेटिव इश्यूज हैं उन पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे मामला ख़राब होते हैं। बाकी रहा पाकिस्तान की पॉलिसियों का, वो मैं हमेशा उसका दफा करता रहा हूँ और करता रहूँगा कि अगर पाकिस्तान ने जंगें लड़ी हैं तो वो अपनी सलामती के लिए लड़ी है, अपनी सिक्योरिटी के लिए लड़ी है। अगर सोवियत यूनियन के खिलाफ कोई जंग अफगानिस्तान में लड़ी तो वो भी हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए लड़ी और हमने अपने आप को बचाया। तो इस लिहाज से, और जो बाकी दूसरी बार मैंने 2008 के वाक़े के बाद जो जिस तरीके से इंडिया मैनेज सक्सीडेड इन हैविंग द वर्ड के एक्सक्लूडेड फ्रॉम ओबामा's डिक्शनरी, क्योंकि उसके बाद फिर ओबामा ने बिल्कुल जब हो गया मुंबई अटैक्स का सिलसिला, तो ओबामा की डिक्शनरी से कश्मीर का लफ्ज निकल गया, उसमें एफपैक शुरू हो गया। तो इट वाज ए बिग सक्सेस फॉर इंडिया। तो मकसद मेरा कहने का है कि जो फॉल्स फ्लैग्स, जो गलत चीज़ें, जो वो अपनी जगह पे हैं, तो अगर हम उन चीज़ों पे बहस करते रहेंगे तो वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, और मैं कम से कम उस पर अपना वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता। मैं जब ओपी शाह की मीटिंगों में जाता हूँ मैं ये सोच के जाता हूँ कि हम सिर्फ अमन की बात करेंगे। ये आज अनएक्सपेक्टेडली, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अरविंद ये चीज़ें रेज करेगा, तो मैं पर आई डिड नॉट अप्रिशिएट इट। सच्ची बात यह है, क्योंकि हमें ये इतना वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आज कोई अच्छी बातें करते तो बहुत बेहतर रहता। मैं अब तो आपको चॉइस साहब कहूँगा कि मुझे इस पूरे वीडियो से आप निकाल दीजिए बस, टोटली, क्योंकि इस पे मैं नहीं चाहूँगा कि वीडियो सर्कुलेट किया जाए इस तरीके से। थैंक यू। सर ओपी शाह साहब को जो है ना सर, इंडियन मीडिया में काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा इन्हीं बातों पे। तो सर बात ये है सर, मेरी गुजारिश सुन लीजिए कि लोगों को जब आप एजुकेट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट्स भी डरेंगी, इंटेलेक्चुअल्स भी डरेंगे कि हमने ये कह दिया, ये कर दिया, तो लोग उठ खड़े होंगे और वो बगावत कर देंगे। कश्मीर के इशू पे बहुत सारे हुक्मरानों की यही रही कि हमने जो भी कंप्रोमाइज किया वो जनाब लोग उठ खड़े होंगे और हमारे खिलाफ बगावत कर देंगे। तो कश्मीर हो या बाकी इश्यूज हो, मेरा ख्याल है उन पे बात होनी चाहिए ताकि लोगों की एजुकेशन हो। अरविंद आप क्या कहेंगे कि ओपी शाह को जो इंडिया में टफ टाइम मिला इंडियन मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, उसकी यही वजह नहीं थी क्या? वो यही कह रहे थे ना। हाँ। और ओपी शाह साहब को ही नहीं, मैंने भी सोशल मीडिया पे, मुझे भी बड़ा लोगों ने ट्रोल किया, और मैंने जो यहाँ बातें की हैं प्रोग्राम में कश्मीर के हवाले से, मुमकिन है वो बहुत सारी बातें इंडिया में अनपॉपुलर हों, लेकिन देखें जी, मैं तो एक नौजवान हूँ, जिंदगी के अभी बहुत सारे सावन मेरे बाकी हैं जिनमें जो मैंने देखने हैं। तो अगर मैं भी अगर थोड़ी सी जो है जुर्रतमंदाना बात कर सकता हूँ, तो हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है उनको तो और बहादुरी के साथ में ऐसे इश्यूज को फेस करना चाहिए, और ओपी शाह साहब ने किया भी। तो यही इस रास्ते पर चल के हम कोई हल निकाल सकते हैं। हमें बहादुरी के साथ में रियासती बयानिए को भी अगर कोई आपको लगे कि यार काउंटर करने की जरूरत है तो वो भी हो जाए, कोई खास बात नहीं है। मैं जिस मुल्क से आता हूं ना चौधरी साहब, उस मुल्क में ये गुंजाइश है कि मेरे जैसे ओपिनियंस को भी वहां पे बर्दाश्त किया जाता है। हमें ये नहीं कहा जाता कि अरविंद तुमने ये बात क्यों की, क्योंकि वो भी एक हमारे हुक्मरान जो हैं वो भी एक रियलिस्टिक हल चाहते हैं इस मसले का। तो इसलिए थोड़ा-सा रियलिज्म के साथ में अगर हम बात करें तब तो मसले का हल हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं रियासती बयानिए के अंदर डूब के और वही 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 बातें निकाल के और वही बार-बार डिबेट्स में लाऊँगा, तो फिर ऐसी डिबेट का भी कोई मतलब नहीं बनता। फिर आपके तमाम जो अमन की जितने भी आपकी कोशिशें हैं, वो फिर कभी रंग नहीं ला सकती। अगर आप हाइजैक रहेंगे ऑफ द स्टेट्स ऑफ द स्टेट्स नैरेटिव, जो कि पिछले 78 साल से चला आ रहा है। मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपके एयर मार्शल असगर खान साहब ने कहा है कि हमने आउट ऑफ द वे जाके इंडिया को दुश्मन बनाया और उसके ऊपर जंगें मुसल्लत की हैं। जितनी भी जंगें हुई हैं वो हमने स्टार्ट की हैं। तो ये पाकिस्तान के एयर मार्शल हैं असगर खान साहब, ये कोई इंडियन नहीं है। आपके अपने जो क्या कहते हैं जी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ये कहते हैं कि हमने ये अमल किया है।
तो ये अब यहाँ पर आके हम ये कहें जी कि अमन, ऐसा लग रहा है कि अमन कोई ऐसी चीज है जिसको बाजार में जाके खरीद के और आप लोगों में बांट दें तो अमन आ जाएगा। अगर ऐसा होता तो चौधरी साहब ने बहुत पहले खरीद के और सब में अमन का जो है ये कोई तोहफा ये बांट चुका होता, मगर ऐसा है नहीं। तलखियां तो होंगी, क्योंकि मसला इतना हमारा गहरा है, इतना डीप रूटेड है, तो उसके लिए फिर आप हर लेयर दर लेयर, मेरी तो बल्कि ये ख्वाहिश है कि कोई ऐसा सिलसिला आप शुरू करें जिसमें हम पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का जो कौमी बयानिया है जम्मू कश्मीर का, हम उसको लेयर दर लेयर हम उसके ऊपर बात करें, हर एक इवेंट पे बात करें। अब इन्होंने तो कह दिया कि जी कश्मीर में हिंदुस्तान ने अग्रेशन किया। भाई, पहले तो कबायली हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद हिंदुस्तान के साथ में जो है वहां के महाराजा हरि सिंह का मुआहदा है, फिर हिंदुस्तान की फौजें दाखिल होती हैं। हम एक सेक्शन को ओमिट करके और दूसरे से तारीख को शुरू करें तो ये तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी चौधरी साहब। मैं दिल पर हाथ रख के बात बार बार दोहराता हूं कि जितना मुझे ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए, ओपी शाह साहब ने तो शायद पहली बार जाके और आज मीडिया में उनको वो चीज का सामना करना पड़ा है, और वो हमारे बड़े हैं, बहादुर हैं। वैसे ही शमशाद साहब पाकिस्तान से हैं, वो भी हमारे बहुत ही सीनियर हैं। तो सबको अपने अपने मुल्क में थोड़ा बहुत जो है हिम्मत के साथ में और मीडिया और जो रियासती बयानिया है उसको चैलेंज करते हुए फिर अमन की बात करनी होगी। तो थोड़े से ये है कि आज जो कुछ भी हुआ मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बहरहाल जी, वीडियो आप जरूर नशर करें। मैं तो आपसे ये गुजारिश मेरी होगी, और यकीन माने मैंने तो कोई तलखी का आगाज भी नहीं किया। मैंने तो एक बहुत ही अदब के साथ उनसे 2-4 सवाल पूछे थे, और कि अगर फॉल्स फ्लैग था तो हाफिज सईद को आपको सजा देने की जरूरत नहीं थी, आपने दी है। बंबई का हमला भी है तो जियो न्यूज ने अजमल कसाब जो दहशतगर्द पकड़ा गया था उसके घर पे जाके और वहां से रिपोर्टिंग की थी। आपके अखबारों ने जो है वो ये बात तस्लीम की है कि ये जो दहशतगर्द थे ये पाकिस्तानी सिटीजन थे, यहाँ से गए थे। अब ये कह देना कि ये सारे ही फॉल्स फ्लैग हैं। अब अगर आप 9/11 को फॉल्स फ्लैग माने तो फिर वहां से फिर आगे हमारी बात तो बहुत दूर की हो जाती है जी। वहां पे तो फिर तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। सॉरी चौधरी साहब, बात लंबी होगी जी। अच्छा, 9/11 पे भी जो है ना, हामिद मीर हमारे, आपको पता है कि ही इज प्रोबेबली द बेस्ट नॉन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। उनका जो ख्याल है, उन्होंने उसामा बिन लादेन की बायोग्राफी लिखने का एग्रीमेंट किया था। उसामा को जानते थे वो। हमारे बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमने तो उसामा का नाम ही नहीं सुना था, इसलिए 9/11 नहीं हुआ। ऐसे भी लोग हैं। ऐसे भी हैं जो कहते हैं जी उसामा बिन लादेन जो है एबटाबाद में था ही नहीं। जनरल असलम बेग ने कहा कि वो एबटाबाद में नहीं था। तो भाई उस वक्त के जो हुक्मरान थे, उन्होंने क्यों नहीं ये बात की? आपने कर दी। हामिद मीर के अलावा, हामिद मीर से आप पूछिए, उन्होंने कहा मुझे कोई शक नहीं है कि अलकायदा ने किया, अलकायदा ने जिम्मेदारी ली। फिर सलीम साफी जो हैं, ही इज आल्सो ए नॉलेजेबल जर्नलिस्ट अबाउट दीज इश्यूज। और हमारे जो थिंक टैंकर्स हैं, हमारे रिसर्चर्स हैं, उनमें से कितनों ने ये बात की, या मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों में जो पढ़ा रहे हैं, उनसे कहलवा दें ये बात कि जी 9/11 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। फिर क्या ओबामा ने ये बात की? क्या क्लिंटन ने ये बात की? क्योंकि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी की तो इतनी ज्यादा मुखासमत चलती है, इतनी ज्यादा एक दूसरे के साथ दुश्मनी होती है, उनको करनी चाहिए थी। नोम चॉम्स्की जैसा जो स्कॉलर है, जो जिसको कहते हैं कि इज प्रोबेबली द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, उन्होंने ये बात नहीं की। बल्कि उन्होंने कहा कि 9/11 के जो कंस्पिरेसी थियरिस्ट हैं, जो बात ये करते हैं, उन्होंने जो एविडेंस दी है वो इट इज इसेंशियली वर्थलेस, यहां तक उन्होंने कहा। तो बहरहाल लोगों का व्यू है। तो ओपी शाह साहब की जो मीटिंग थी उसमें आपने खुर्शीद कसूरी साहब से भी एक सवाल किया था। उन्होंने उस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया कि जी मैं डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता। जी। तो भाई मैं वो डिबेट, सवाल भी दोहरा देता हाँ, हूँ। मतलब देखिए मैं ये कहता हूं डिबेट इज नॉट अ डर्टी वर्ड। क्या हम मेच्योर लोगों की तरह, सिविलाइज लोगों की तरह, व्हाई कांट वी डिबेट थिंग्स डिस्पैशनेटली? व्हाई कांट वी डिसएग्री विद ईच अदर विदाउट बीइंग डिसएग्रीएबल? तो ट्रू। जब तक आप लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, जिन जो मुतनाज़ा मसाइल हैं उन पे बात नहीं करेंगे, तो लोगों को आप एजुकेट कैसे करेंगे? आप अगर सिर्फ ऊपर अपर लेवल पे रखेंगे, गुडी गुडी बातें करेंगे, कश्मीर का मसला हल कर दो, ये कर दो, तो हुकूमतें डरेंगी कि यार पता नहीं लोगों का रिएक्शन क्या होगा। तो ये चीजें ओपनली डिबेट होनी चाहिए, बहस है।
आर्ग्यूमेंट है, ये दे आर नॉट डर्टी वर्ड्स, व्हाई शुड वी अवॉइड देम? आपका मौकफ है, मेरा मौकफ है, किसी और का मौकफ है, सबको सुने, उसको देखें, लोगों को मौका दें कि वो उसको स्क्रूटनाइज करें, वो देखें कि किसके मौकफ में, किसकी पोजीशन में कितना वजन है, कितनी लॉजिक है, कितनी एविडेंस है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो इसको, अगर कोई, आप जब तक डिबेट ही नहीं करेंगे किसी मसले पर, आप उसका हल कैसे निकालेंगे? अवाम को पता तब चलेगा हकायक का कि जब डिबेट होगी, दोनों तरफ से सबूत पेश किए जाएंगे, और फिर अवाम जो है बेहतर फैसला करने की पोजीशन में होंगे कि भाई आखिर कोई भी मसला है उसका रूट कॉज क्या है। और रूट कॉज में आप जाते ही तब हैं कि जब आप में जो है डिबेट होती है। मेरा जो सवाल था खुर्शीद महमूद कसूरी साहब से, वो तो ये था कि चलें, हमने खत तो लिख दिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को कि आप जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बहाल करें और ट्रैवल, ट्रेड, सारी चीजें नॉर्मलाइज करें। मगर 2019 में जब हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, ये तो पाकिस्तान की हुकूमत का फैसला था कि उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर को एक्सपेल किया। ये तो पाकिस्तान की हुकूमत का फैसला था कि उन्होंने वाघा अटारी बॉर्डर बंद किया, ट्रेनें बंद की, बसें बंद की, आना जाना लोगों का बंद किया, और ट्रेड भी बंद हो गई। आज आप ये चाह रहे हैं कि जी ट्रेड खुल जाए। तो मैंने कहा कि क्या, अगर पाकिस्तान के क्वार्टर्स के अंदर सिंसियरिटी है हिंदुस्तान के साथ अपने मामला तय करने की, तो आप कोई जो है प्रपोजल इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लिखें। आप ये कहें कि जी हम इंडियन हाई कमिश्नर को इनवाइट करना चाहते हैं इस्लामाबाद में, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रीस्टोर करना चाहते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी कोई पेशकश करें तो उसके बारे में क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है कि हिंदुस्तान फिर कोई इस पर सोच के और आपको मुस्बत ही पैगाम देगा। जिस पर कसूरी साहब ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो आप डिबेट में जा रहे हैं और मैं डिबेट नहीं करना चाहता। भाई, ये आपने सारे दरवाजे आपने बंद कर दिए इंडिया के ऊपर। अब कोई थोड़ी बहुत एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको छोड़नी चाहिए थी कि जिसके जरिए आप दाखिल हो सकते और अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर सकते। जब आप तमाम अपने जो है रास्ते बंद कर देंगे और एक बिल्कुल एक बंद गली में चले जाएंगे और कोई राह छोड़ेंगे ही नहीं, तो फिर वहां से निकलने के लिए कोई रास्ता कैसे निकालेगा? तो एक रास्ता आपको छोड़ना चाहिए था, आपने सारे रास्ते बंद कर दिए। अब वो आप, अब ये मौजूदा हुकूमत है, मैं ये समझता हूं वो ये कह सकती है कि जी ये तो इमरान खान की गवर्नमेंट का फैसला था, हम इनसे इत्तेफाक नहीं करते। हम ये समझते हैं कि हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज को मुज़ाकरात के जरिए ही हल किया जा सकता है। इसलिए हम इंडियन हाई कमिश्नर को इनवाइट करते हैं कि वो इस्लामाबाद आए और अपना फुल फ्लेजेड अपना अपना डिप्लोमेटिक मिशन लेकर आए और अपना चार्ज संभालें। तो यहां से फिर कोई आगाज होता है। ये होती है वो स्टेट्समैनशिप की अप्रोच। अब मोदी साहब को ब्लेम कर देना कि मोदित्वा की पॉलिटिक्स है और ये है वो है, भाई आप अगर उनसे बेहतर कोई अगर कोई नजरिया रखते हैं, आप मोदी साहब से बेहतर अगर कोई स्टेट्समैन हैं, तो आप जो है दरिया दिली का मुजाहिरा करें। आप एक बड़ा दिल दिखा जो है लोगों को क्या कहते हैं जी दिखा के और ये कहें कि हाँ, हमारी ये पोजीशन थी लेकिन हमने इसको जो है इस पर जो है नजरसानी की है। हम फिर से बुलाना चाहते हैं इंडियन हाई कमिश्नर को, और क्योंकि हमारा ये मानना है कि डायलॉग के जरिए ही कौमें आगे बढ़ती हैं। तो फिर तो मैं कहूं कि वाह भाई वाह, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने क्या पैगाम दिया है। लेकिन आप इक्वल फुटिंग पे जाके और दोनों से ही अपील कर दें। अगर अगर मोदी साहब सामने से ये कह दें, मैंने तो नहीं एक्सपेल किया था पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को, और मोदी साहब ने क्या, चौधरी साहब, मोदी साहब के दौरे हुकूमत में पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, उड़ी हुआ, पठानकोट हुआ, क्या उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को एक्सपेल किया? मनमोहन सिंह साहब के टाइम पे मुंबई हुआ, क्या उन्होंने एक्सपेल किया? वाजपेयी साहब के दौरे हुकूमत में कारगिल हुआ, क्या वाजपेयी साहब ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को एक्सपेल किया दिल्ली से? नहीं किया। आपने किया ये काम, ये आपका ये फैसला था, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी थी। मैं अगर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में होता तो मैं हुक्मरान तबके को थोड़ा सा उनको रीनेगोशिएट करने के लिए कहता। ये पूरा का पूरा जो अमल है, आज क्या आप ये बात कहने के लिए तैयार हैं कि जब तक इंडिया आर्टिकल 370 को रीइंस्टेट नहीं कर देता है, हम इनसे कोई ताल्लुकात रखेंगे ही नहीं? नहीं, आपकी पोजीशन में एक तब्दीली आई है
कि हम इनसे बात करने के लिए तैयार हैं। 6 साल पहले तो आप तैयार ही नहीं थे बात करने के लिए। तो आज अगर आपने इतनी लचक दिखाई है तो खुदारा आप ये पैगाम दें कि हम इनवाइट करते हैं जी इंडियन हाई कमिश्नर को, वो इस्लामाबाद आके अपना चार्ज संभाले। देखें, मैंने भी जिंदगी जीनी है, जीना चाहता हूं। मैंने भी थोड़ा सा जो है जुर्रतमंदाना कोई बात की है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो बाबे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है, न जाने कब ऊपर से बुलावा आ जाए। अगर वो भी इतने खौफजदा होंगे तो फिर हमें वो किस हिम्मत की जो है क्या कहते हैं जी तलकीन दे रहे हैं, हमें किस किस हिम्मत का मशवरा वो दे रहे हैं। तो ये बात है चौधरी साहब। जी, मुझे अफसोस है जी कि शमशाद साहब जो है शो छोड़ के चले गए। तो मैं तो ये चाह रहा था कि एक रिस्पेक्टफुल तरीके से आप हर तरह की बात करें, ताकि लोगों को एजुकेट किया जाए कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है, इंडिया का मौक़िफ़ ये है, तो ताकि बात खुलकर सामने आए। जब तक आप गुडी-गुडी बातें करेंगे, जो कंटेंशियस इश्यूज़ हैं, उनको रग के नीचे फेंकेंगे, तो मेरा मेरा नहीं ख्याल कि मसाइल हल होंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि शमशाद साहब दोबारा आएँ, उनके साथ हम रिस्पेक्टफुल तरीके से अपना डिसएग्रीमेंट भी रखें, एग्रीमेंट भी रखें, तो उसी से बात आगे बढ़ेगी। जब तक हम ये करेंगे गुडी-गुडी अप्रोच, हश-हश अप्रोच कि नहीं ये बात नहीं करनी, ये भी नहीं करनी, ये भी नहीं करनी, तो मसाइल जो हैं वो खुल के सामने नहीं आएँगे, लोगों की एजुकेशन नहीं होगी, उनको पता नहीं चलेगा कि इश्यूज़ हैं क्या, उनकी बैकग्राउंड क्या है। अब मसलन तारिक खोसा हमारे एफआईए के फॉर्मर डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। उन्होंने डॉन में आर्टिकल लिखा था मुंबई ट्रायल्स के हवाले से। तो मैं चाहूंगा कि शमशाद साहब उस पर रोशनी डालें। फिर जनरल मुशर्रफ ने 2004 में प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी को ये लिख के दिया कि पाकिस्तान की टेरिटरी जो है वो इंडिया की टेरिटरी के खिलाफ टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और बहुत सारे हमारे डिप्लोमेट कहते हैं कि वी आर वेरी अपसेट अबाउट इट, वी वर अपसेट अबाउट इट, कि ये उन्होंने फॉरेन ऑफिस से पूछे बगैर ये साइन कर दिए। तो मैं चाहूंगा कि शमशाद साहब या दूसरे जो नॉलेजेबल लोग हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। डिड जनरल मुशर्रफ डू द राइट थिंग और ही मेड अ ट्रिमेंडस मिस्टेक, और डिड ही मेक अ टेरेबल मिस्टेक? तो ये बातें सारी मेरे ख्याल में आनी चाहिए। पीस चाहने का मतलब ये नहीं है कि आप कंटेंशियस इश्यूज पे बात ही ना करें। तो बिल्कुल। जब आपके दिल में एक व्यू है, आपके दिमाग में एक व्यू है, तो उसको आप एक्सप्रेस करें, उसको देखें कि वो कितना वैलिड है, कितना नहीं है वैलिड। और बहस और डिस्कशन को कोई डर्टी वर्ड ना समझे, ये कोई गाली नहीं है, कोई कोई अनप्लेजेंट चीज नहीं है, प्रोवाइडेड यू डिस्कस थिंग्स इन अ रिस्पेक्टफुल वे, इन अ सिविल वे। Thank you very much, Arvind. I'm also grateful to Shamshad Saab. He was very generous with his time, although he left a little early. थैंक यू सो मच।